आप उन बच्चों को क्या गाइड करेंगी जो बिल्कुल अभी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की हैं, जिनको बैंक मतलब इंग्लिश का एक डर है? जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहती हैं चीजें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बेसिक्स बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप कर पाओगे वो चीज ना कॉप अप, क्योंकि इतनी भी टफ नहीं होती। बट आपको प्रैक्टिस चाहिए, नो डाउट। कितना बदलाव आया शिवानी एग्जाम क्रैक होने के बाद? लोगों के परसेप्शन में, लोगों के थॉट में कितना जो है वो बदलाव आपको देखने को मिला? आता है सर, वो तो शायद आपको भी पता है, सबको पता है। तो फर्क तो होता है। वो थोड़ा आप ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हो। आपने कैसे किया, और आपकी एडवाइस क्या है कि बच्चों को किस तरह से अपने डे को जो है वो मेंटेन करना चाहिए, अपनी स्टडी को प्रॉपर फोकस करने के लिए, साथ में दूसरी एक्टिविटीज वो कर पाए? इन बिटवीन आपको टाइम चुराना होता है पढ़ने के लिए, तो कई बार तो इट वाज लाइक कि मैं घर का काम कर रही हूँ और साथ में मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो दोनों चीजें साथ में चल रही है। तो आई थिंक मैक्सिमम टाइम आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल तो है ही। आप 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स या ईयर अपना पूरा साल दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है ना, तो आपको आई थिंक स्टडी में डिवोट कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, हमेशा हम आपके सामने कोई ना कोई ऐसे कैंडिडेट को लेके आते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी हमें बताते हैं, अपने जीवन के फेल्योर हमें शेयर करते हैं, लाइफ की डिफिकल्टीज के बारे में हमें बताते हैं, और उनको सुन के हमें रियलाइज होता है कि हम इकलौते नहीं हैं जिनके जीवन में समस्याएं हैं। जो कोई भी तैयारी कर रहा होता है, हर कोई अलग अलग डिफिकल्टी का फेज जो है वो देखते हैं, अलग अलग फेल्योर को देखते हैं, और उसको देख के जो है वो कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि उनने किया है, उनने उस चीज को किया है, और फाइनली वो पीओ बने हैं, क्लर्क बने हैं, तो हम भी ये चीज सीख सकते हैं। आज हमारे साथ शिवानी है। हाय शिवानी, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू सर? या आई एम गुड शिवानी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है, और कौन से बैंक में आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ है, और क्या पोस्ट है अभी आपकी करंटली? सो मैं मोहाली से हूँ, मोहाली पंजाब से। एंड मैंने अभी बैंक की प्रिपरेशन के साथ ही मैंने एमकॉम क्वालिफाई की थी, एंड साथ साथ में बैंक एग्जाम मेरा क्लियर हो गया। एंड अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ सरवराना ग्रामीण बैंक में। मेरी पोस्टिंग अम्बाला है, पटवी वहाँ पे विलेज है, तो वहाँ पर है पोस्टिंग सब। मतलब मुझे क्लियर करना, आरआरबी पीओ में आपका सिलेक्शन हुआ था? सर, ठीक है, ठीक है। तो आपने डिग्री क्या बताई है, क्या किया था आपने? एमकॉम किया, बीकॉम किया? बीकॉम ऑनर्स की थी फाइनेंस में, एंड देन मैंने एमकॉम कंप्लीट किया। कैसे शिवानी, मतलब दिमाग में आया कि यार बीकॉम चल रहा है और एमकॉम करना है, लेकिन बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करनी है? बैंकिंग आई थिंक मुझे प्लस टू के बाद से ही था कि मुझे बैंकर बनना है, बट या आपको साथ में ग्रेजुएशन पोस्ट तो करनी ही है। ऐसा क्यों तो था, प्लस टू के टाइम पे ही क्यों दिमाग में आया कि बैंकर बनना है? आई डोंट नो सर, मतलब स्टार्टिंग से था। मुझे पहले आई थिंक सीए का भी था थोड़ा, बट नहीं परस्यू कर पाई सीए, एंड देन था कि नहीं बैंकर बनना है जैसे भी। तो तब से ही था, प्लस टू के बाद से। देन ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी, फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट किया खुद से। देन एमकॉम स्टार्ट हो गई, एमकॉम में फिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे ज्वाइन की, प्रिपरेशन मेरी चली साथ में। कितना टाइम लगा शिवानी, मतलब जैसे मान लो आज तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी और ये सिलेक्शन हो गया, तो ये बीच का ड्यूरेशन लगभग कितना था? सर अगर मैं सीरियस नोट पे बात करूं तो इट टुक मी लाइक 9 to 12 months, राइट। मतलब 9 महीने में आपने जो है वो चीजें लगभग कंप्लीट कर ली। इसमें मैं ये मान लेता हूँ शिवानी कि 5 से 6 महीने हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में चला गया होगा। राइट उसके राइट। बाद अगले 1 से 2-3 महीने हमने मॉक टेस्ट में अपनी स्पीड में कमांड किया होगा, और फिर जी। 90 महीने जो है वो हमारा, तो ये तो बहुत बड़ा एक अपने आप में मोटिवेशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिवानी ऐसा भी होता है कि 5 महीने में क्रैक कर लेते हैं, कुछ बच्चे 3 साल में भी क्रैक नहीं कर पाते। राइट, ठीक है। तो ये एक आइडियल टाइम है। 9 महीने का टाइम एक काफी अच्छा टाइम होता है जहां पे आपने अपना एग्जाम जो है वो बेसिक से पढ़ के क्लियर कर लिया। शिवानी, जब हम बैंकिंग का सिलेबस देखते हैं तो बेसिकली हमें 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया। आई एम श्योर जब आपने सिलेबस देखा होगा तो एक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और एक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है। वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा था शिवानी? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था, और वीक में कैसे काम करके आपने उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाया? सर आई थिंक मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो मेरा इंग्लिश, मुझे लगता था कि हाँ मैं कर लूंगी। जो मुझे लगता था कि इंग्लिश मैं साथ में कर सकती हूँ, बट मुझे रीजनिंग में डर लगता था। स्पेशली मुझे पजल्स में डर लगता था कि मैं कैसे करूंगी। इतनी बड़ी पजल्स देख के तो मैं वैसे ही कंफ्यूज हो जाती थी।
तो टेलीग्राम पे मैंने बच्चों को देखा कि लाइक वो 5-5 मिनट में क्लियर कर रहे हैं, वो पजल के आंसर्स दे रहे हैं, आई वाज लाइक कि मुझसे स्टार्ट ही नहीं हो रही है, शायद मैं बीच में ही कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मुझे डर लग रहा था, बट यस आई फाउंड यू, और फिर उसके बाद मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की। धीरे 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 मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं लाइक इतनी जल्दी क्लियर कर पा रही हूँ। टाइम रिड्यूस हो रहा था मेरा जितना मैं टाइम ले रही थी। तो यस। शिवानी, बहुत सारे बच्चे जो बैंक की तैयारी करते हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं और इंग्लिश उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। आपने कहा कि आपका इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। आप उन बच्चों को क्या गाइड करेंगी जो बिल्कुल अभी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट किए हैं, जिनको बैंक मतलब इंग्लिश का एक डर है, फियर है? तो आपकी एडवाइस क्या है, बिल्कुल स्क्रैच से कैसे पढ़ना है और कैसे उस पर अपनी कमांड बनानी है? सर आई अंडरस्टैंड कि जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है उनके लिए थोड़ा सा टफ रहती हैं चीजें, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है तो शायद मैं समझ के भी नहीं समझ पाऊंगी कि उनके लिए कैसा रहता होगा। बट यस, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बेसिक्स बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप कर पाओगे वो चीज ना कॉप अप, क्योंकि इतनी भी टफ नहीं होती। बट आपको प्रैक्टिस चाहिए, नो डाउट। तो मेरा क्योंकि पहले से थोड़ा बेस क्लियर था, इंग्लिश मीडियम में था, तो मुझे थोड़ी कम प्रॉब्लम रही उस चीज में। थोड़ा वोकैब का था इशू, वो भी चलो यशी मैम थे तो चीजें वो डेली बेस पे रिवाइज हो रही थी तो हो गया। और स्टिल वोकैब का थोड़ा पार्ट कम रहता है सर, ग्रामेटिकली आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, कंटेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी एक सब्जेक्ट होता है शिवानी, जीए। मतलब नॉर्मली एक जीए के टीचर आपको ये गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 6 से 8 महीने की जीए आपको आनी चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैसे जीए पढ़ें। मोदी साहब आज यहाँ है, कल वहां पहुंच गए, कल वहां है, परसों हम्म। वहां पहुंच गए, जहां जा रहे हैं नई न्यूज बन के आ रही है। आई तो डोंट नो हाउ आई डिडंट मेंशन कि मेरा जीए वीकेस्ट है। मैंने कॉन्फिडेंस मेंशन किया, बट हाँ जीए तो सर। तो आपकी आपका शिवानी जीए का अप्रोच क्या था? और बिल्कुल स्क्रैच से अगर मैं जीए को कहूँ तो क्या एडवाइस करेंगी उन बच्चों को जो जीए में परेशान होते हैं? सर जीए तो इट्स लाइक कि आप डेली बेस पे कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आप नोट्स बना रहे हो, फिर आप उसको वीकली या मंथली बेस पे जो हमारी प्रैक्टिस भी होती थी आप उसको रिवाइज कर रहे हो। तो चीजें या आप स्किप भी कर जाते हो कुछ चीजें, और कंफ्यूजन भी रहती है क्योंकि सिमिलर लगती है आपको कि हाँ अभी तो ये, अभी ये ओलंपिक्स अभी हुए, अभी ये हुआ, अभी वो इवेंट्स चलते रहते हैं एंड आपको बहुत सारी चीजें रिटेन करनी है। तो जिसका रिटेंशन अच्छा है उसके लिए तो अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, मेरे लिए भी था। बट ठीक है, आप जब आप रिवीजन कर रहे हो वीकली या मंथली बेस पे तो चीजें आपको फिर याद होने लग जाती है ग्रेजुअली। तो या 6 मंथ्स तो आपको चाहिए ही, 6 मंथ्स के आपको जीए एटलीस्ट चाहिए। मान लो मैंने 10th पास किया शिवानी और मैं 11th में पहुंचा और मेरे पास ऑप्शन आया कि बताइए आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। और मान लो मुझे मैथ नहीं आ रहा है, तो मैंने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसमें मुझे मैथ ना ज्यादा ना पढ़ना पड़े। फिर मैंने उसमें डिग्री कर ली। अब डिग्री करने के बाद मुझे पता चला कि बैंक की मुझे तैयारी करनी है, और जैसे ही मैंने बैंक का सिलेबस खोला सबसे आगे मुझे मैथ दिख गया। तो वो जो एक फियर के कारण जो मैंने टॉपिक छोड़ा था, वो मैथ मुझे वापस मिल गया। और ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। आपकी मैथ की तैयारी बेसिक से कैसी थी और कैसे आपने मैथ को एक स्ट्रॉन्ग जोन अपना बनाया? मैथ्स पे आई वुड से सर मेरा ठीक ठाक था, मतलब मेरा मैंने ऑप्शनल में मैथ्स लिया हुआ था तो, और लाइक शुरू से अच्छा रहा है मैथ्स में, मुझे ऐसे नहीं था। बट हाँ ट्रिक्स वगैरह आपको नहीं पता होती है क्योंकि आप ओल्ड स्कूल मेथड यूज कर रहे होते हो, और थोड़ा स्पीड कम थी मेरी। उस टाइम पे प्रबल सर को फॉलो कर रही थी तो उनकी ट्रिक्स वगैरह थी, मतलब ट्रिक्स फॉलो करके आपका टाइम रिड्यूस होना था। मेनली मैं कर लेती थी चीजें सॉल्व, मुझे समझ आती थी, बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। तो वो ट्रिक्स जो थी वो फिर यूट्यूब क्लासेस से ही सॉल्व, मतलब मुझे समझ में आई उस क्वेश्चंस में, फिर टाइम कम लगा। अदरवाइज मेरा ठीक था मैथ्स भी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको ट्रिक्स अगर आपने पढ़ ली है मैथ्स की, है ना, जो बेसिक नियम है वो फॉलो कर लिए, तो आपसे हाँ, मैथ्स। मेरे बेसिक्स थोड़े क्लियर थे सर, बेसिक्स थोड़े शुरू से शायद क्लियर थे, बस मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था। मेरी एक्यूरेसी ठीक थी, बट टाइम टाइम का इश्यू था मुझे मेनली। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है शिवानी, जो हम जब आते हैं तैयारी करने तभी हम रीजनिंग को देखते हैं। मतलब इससे पहले हमने कहावतों में सुना है कि अरे वो, अरे रीजनिंग लगाओ ना हो जाएगा, है ना। वो एक नॉर्मल दिनचर्या की लैंग्वेज में कभी कभी हमने ये शब्द यूज किया होगा। लेकिन डेप्थ हमने रीजनिंग आई कब, जब बैंक की हमने तैयारी स्टार्ट करी। और जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग का बिल्कुल जीरो ही पता होता है ग्रेजुएशन से पहले, अगर वो बैंक की तैयारी नहीं कर रहा है तो। आपकी रीजनिंग की तैयारी कैसी थी जीरो लेवल से? और कैसे आपने रीजनिंग में जो भी जैसे पजल हैं या फिर मिसलेनियस टॉपिक हैं, कैसे आपने इस पे कमांड किया प्रॉपर?
तो मैं पजल्स का तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि मतलब मुझे देख के डर लगता था कि ये हाफ पेज की पजल है और इसको मैं देख के कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो कोई आइडिया नहीं था पजल्स के लिए। और मतलब देखते ही मुझे लगता था कि मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं, कैसे खत्म होगी। तो पजल्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, वो एक अलग ही चैलेंज था। बट बाकी टॉपिक्स के लिए अब सिलॉग्स जो मैंने स्टार्टिंग में देखे तो आज जीरो आइडिया, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है सिलॉग्स की ये हो क्या रहा है, एप्पल आर ग्रेप्स ये आर दिस, तो नहीं समझ में आ रहा था। बट हाँ, ग्रेजुअली मैंने सिलॉग्स भी, मतलब आप ही से मुझे जो समझ में आया कि हाँ कैसे क्या क्या है, तो सिलॉग्स भी चलो टाइमली हो गया था। मेन पजल्स का ही इशू था। बट आपकी जो क्लासेस लगती थी वो डेली मुझे पता था कि 11 AM मुझे जाके बैठना है, तो 11 AM जाके मुझे यूट्यूब क्लास अटेंड करनी है। तो वो, और जैसे बच्चे थे, वो एक कंपटीशन जो था ना वहां पर कि विद इन सेकेंड्स आपको आंसर पोस्ट करना है, तो वो एक आपको बूस्ट देता था कि नहीं करना ही करना है, जैसे मर्जी करना है। और एक वो जो होमवर्क होता था कि हाँ होमवर्क आपको मिला एक क्वेश्चन, उसका आपको यूट्यूब पे आंसर पोस्ट करना है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता भी नहीं चला, रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब आप उसको प्रो हो गए हो। और आप लाइक आपका शुरू में तो सबने आंसर दे दिया, आप बिल्कुल लास्ट में हो जिसका कमेंट जा रहा है, और शायद आप सेकंड क्वेश्चन शुरू कर चुके हो और मैं तब आंसर पोस्ट कर रही हूँ। बट ग्रेजुअली मतलब 2-3 महीने 4 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं सेकंड थर्ड नंबर पे आंसर पोस्ट कर रही हूँ। तब आरुषि आई थिंक उसका आंसर शायद फर्स्ट पे रहता था, तो देख के होता था यार हैव टू बी लाइक आरुषि, और मतलब उसका आंसर शायद सबसे फर्स्ट होता था। और भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उनको देख के कंपटीशन में हो गया, वो चीजें पता ही नहीं चली। टॉप 10 का जो कॉन्सेप्ट था शिवानी, जो मैं अपनी क्लास में दिया करता था, कितना हेल्पफुल आप मानती हैं और कितना बच्चों के लिए वो बहुत फायदेमंद? बहुत था, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू गेट देयर माय नेम देयर। वो चीज होती नहीं थी। दुख भी होता था कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ इतना, क्यों ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। बट हाँ कभी कभी आता था तो फिर खुशी होती थी कि हाँ मेरा नेम था आज लिस्ट में। राइट, राइट, राइट। तो शिवानी, गेम पता नहीं चला। हाँ, शिवानी, मेंस और प्रीलिम्स में जनरली हम लोग जानते हैं कि जमीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये रियलाइज नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस स्पीड मेथड से प्रीलिम्स कर लिया है वैसे ही वो हम्म। मेंस भी कर लेंगे। और इससे नतीजा क्या होता है कि 60 to 70% बच्चे जो हैं वो मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्रीलिम्स जो है वो स्पीड ओरिएंटेड चीज होती है, जबकि मेंस जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेस्ड आपका जो है वो एग्जाम होता है। आपकी शिवानी मेंस की तैयारी कैसी थी? स्पेशली जो मैथ और रीजनिंग के हाई लेवल पैटर्न एग्जाम में आते हैं, उनको आपने कैसे टैकल किया? राइट सर, प्रीलिम्स में तो आपको बस स्पीड चाहिए, और कहीं ना कहीं आप कर लेते हो क्वालिफाई, इजी इजी होते हैं क्वेश्चंस की। लाइक कुछ एक स्टेटमेंट या एक लाइन जितने ही आंसर क्वेश्चंस होते हैं तो आप कर लेते हो उसको। बट यस, मेंस के लिए आपको थोड़ा सा लाइक फोकस्ड अप्रोच चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए कि जैसे मुझे था कि ये टॉपिक्स मुझे नहीं, मैं थोड़ा मुझे डिफिकल्टी रहती है तो मैं वो स्किप कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं आपके पास एक होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे टॉपिक्स जो है वो इतने मुझे क्लियर नहीं है, बट जिनमें मैं हूँ, जिनमें मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करूंगी और मेरी उसमें एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी है, तो मैं वो कुछ टॉपिक्स में मैं खुद से जो मेरा रहता था कि ये टॉपिक्स मेरे अच्छे नहीं है तो मैं इसको स्किप करके चलूंगी, और शायद मैं उसको अटेंशन ही नहीं पे करूंगी, और मुझे शायद अभी तक वो आते भी नहीं है टॉपिक्स। तो वो मैंने साइड करके, और जो मुझे लगता था कि हाँ ये मेरे बेस्ट टॉपिक्स है और मैं इनको क्वालिफाई करने वाली हूँ, तो वो मैं उसको लेके रखती थी। और बाकी मॉक टेस्ट से रहता है, मॉक टेस्ट और क्लासेस, ये अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, और आपकी भी जैसे यूट्यूब क्लासेस रहती थी जो कि पूरा मॉक टेस्ट ही रहता था जिसमें पूरी क्लास में आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो उससे भी बड़ी हेल्प मिलती थी। तो अगला सवाल मेरा ऐसे ही बता शिवानी कि मॉक टेस्ट की भूमिका शिवानी कितना मानती हो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और कितना मानती हो कि एक स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो मॉक टेस्ट उसकी तैयारी में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? मॉक टेस्ट तो सर इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके पास एक नहीं, आई थिंक दो दो तीन आपके पास मॉक टेस्ट की सीरीज होनी चाहिए, जिसमें लाइक मेरे पास एक बायजूस की थी और एक उस टाइम पे टेक्स्ट बुक की थी। तो तो आई कुड कंपेयर कि टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा इजी लेवल रहता था, और उस टाइम
बायजूस की थोड़ी टफ रहती थी, तो मैं कभी ऑल्टरनेटिवली कर लेती थी। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का किया तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो इजी है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था। और फिर जब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता तो मैं बायजूस की फिर टेस्ट सीरीज कर लेती थी कि थोड़ी टफर साइड पे है, तो आई वांट बी ओवर कॉन्फिडेंट। तो दोनों चीजों में बैलेंस एक रहता था कि उसमें मुझे लगता था कि हाँ, मेरे इजी इजी लेवल के क्वेश्चंस मैं कर पा रही हूँ, थोड़ी मुझे टफर साइड पे अब प्रिपेयर करना है। तो बायजूस टेस्ट सीरीज से आपको थोड़ा क्लियर रहता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और फिर आपको वहां पे रैंक भी मिल रही है, तो आपको क्लियरली एक आइडिया रहता है कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है, क्या कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। शिवानी, क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हम जिंदगी भर सुनते हैं। मतलब इसका कोई एज लिमिट नहीं है कि आप पीओ बने हैं नहीं बने हैं, आप सीनियर मैनेजर हैं, आप जो है वो गवर्नर बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं, कोई इसका किसी वर्ड से मतलब नहीं होता। दैट्स फायर। आपको क्रिटिसिज्म जिंदगी के हर पहलू में झेलना पड़ेगा। लेकिन हमें ये सबसे ज्यादा रियलाइज तब होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। उस टाइम पे किसी ने भी थोड़ा सा भी बोल दिया कि अरे इनकी तैयारी होते हुए 6 महीने हो गए, अब क्या कर रहे हैं, और हम दिल पे ले लेते हैं। किसी ने कोई रिलेटिव आके बोल दिए कि अरे ये तो मतलब छोड़ो, इनकी शादी वादी करवा दो, ये हो गया, बस करते रह जाएंगे, और हम दिल पे ले लेते हैं। कोई हमारा दोस्त यार प्राइवेट में कोई मान लो अच्छा कर रहा है कि अरे मैं तो यहाँ पहुंच गया, तुम तो 1 साल से लगे हो, 6 महीने से लगे हो, 2 साल से लगे हो, तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं। और इससे शिवानी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। आई एम श्योर ये सिचुएशन आपने भी जरूर देखी होगी, हम सभी ने देखी है। सो इस सिचुएशन से शिवानी तुमने कैसे जो है वो कोप अप किया, और वो सारे बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आपका क्या संदेश होगा? तो सिचुएशन तो रही भी है ऐसे, बट हाँ, बट आपकी फैमिली आई थिंक, जब आप उन चीजों से ब्रेक लेते हो, शायद आपको बाहर वाली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट फैमिली उस टाइम पे आपका आई थिंक बिगेस्ट सपोर्ट होती है। मेरी फैमिली थी, मतलब साथ में मेरी खड़ी थी, जो कि ठीक है सब लोग मैं आई थिंक, और मैं मानती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मैं खुद ही करती थी। शायद कोई और बाद में करेगा, पहले मैं ही ज्यादा डिमोरलाइज खुद से हो जाती थी, और मैं ही अपनी सबसे बड़ी क्रिटिसाइज करने वाली थी। तो उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट करती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, यू विल मेक इट, और हो जाएगा चीजें, टाइम लग रहा है। पर मैं ही क्रिटिसाइज करती थी खुद को, और कोई नहीं था शायद मेरे लिए। तो हाँ, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। आप लाइक अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि 4-4 बजे सुबह उठ के और उसके बाद आप रात तक उसी चीज में बैठे हो, तो आई थिंक दे नीड अ ब्रेक, कि इन बिटवीन आप ब्रेक्स भी लो। आपको इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है खुद पे। प्रिपेयर करो प्रिपरेशन के टाइम पे, बट आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। आप फैमिली के साथ बैठो और ओपन अप हो, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप डिस्कस जब करते हो, तो शायद चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाती है। कितना बदलाव आया शिवानी एग्जाम क्रैक होने के बाद, लोगों के परसेप्शन में, लोगों के थॉट में कितना जो है वो बदलाव आपको देखने को मिला? आता है सर, वो तो शायद आपको भी पता है, सबको पता है, तो फर्क तो होता है। वो थोड़ा आप ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हो। फिर लोग आपके नाम का एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर देते हैं कि देखिए इन्होंने कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो और सबसे बेस्ट पार्ट शिवानी, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या 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 था जब उन्हें पता चला कि फाइनली जो है वो बेटी उनकी जो है बैंक के सर अधिकारी बन गई? टू टीयर्स, मतलब आंसू आ गए थे उनको, लाइक बहुत खुश थे। फादर मेरे बहुत खुश थे, मतलब टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मतलब फास्टिंग की थी मेरे लिए कि हाँ इसका एग्जाम क्लियर हो जाए। होते हैं ना 16 सोमवार होते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए रखे थे स्पेशली कि हाँ इसके एग्जाम्स क्लियर हो जाए, मेहनत कर रही है। मैं रात को जब जाग रही होती थी तो वो भी मतलब अपना जैसे भी, चाहे बेशक वो मूवी देख रहे हैं या जो भी है, पर वो मेरे लिए बैठते थे कि जब तक मैं नहीं सोती थी वो भी बैठते थे। तो वो भी मेरे साथ पूरा उन्होंने स्ट्रगल किया है मेरे लिए फास्टिंग करना, और मेरे से ज्यादा मुझे लगता है उन्होंने मेरे लिए किया है। तो मेरे फादर तो ही वॉज रियली हैप्पी। मैंने सो नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि पिताजी ने फास्टिंग करी होती थी, और अगर रात में तुम पढ़ रही हो तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हाँ तक। जी। ये बहुत बहुत एक बड़े सेक्रीफाइसेस हैं। हालांकि हम पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को कभी भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए किया है। और एक एज अ टीचर मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूँ कि जब आप ऐसी चीजों की प्रिपरेशन करें तो जरूर आपके दिमाग में सपना होना चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए ये चीजें करनी है। आपका मोटिवेशन डबल हो जाता है। शिवानी, जब हम लोग आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं कि ये सैलरी है, ये पर्क्स हैं, ये अकोमोडेशंस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। ये सब केवल लिखा होता है या कुछ रियलिटीज भी हैं इनमें?
सर होते हैं, बट वही बात है कि आप नेशनलाइज बैंक से जब कंपेयर करते हो तो आपको थोड़े कम लगते हैं। बट सर सारी चीजें सिर्फ आई थिंक पैसे नहीं होते। मुझे यहाँ पे जो चीजें लगती है वो वर्क लाइफ बैलेंस है। आरआरबीज में जो फील होता है ना कि आप पर्सनल टाइम भी आपके पास है, जो कि मुझे लगता है नेशनलाइज बैंक में नहीं है। आप सिर्फ यू आर जस्ट वर्किंग, वो एक बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। थोड़ा लाइक एस्टीम इशू वो चीज रहती है, एस्टीम इशू कि आप आरआरबी में हो या ग्रामीण बैंक में, वो चीज रहती है। बट लॉन्ग रन में अगर आप देखो तो जो बैलेंस आपको चाहिए ना लाइफ में वो मेंटेन रहता है। तो हाँ, अच्छा है आरआरबीज में सब। लोग ये भी कहते हैं शिवानी की आरआरबीज में बहुत प्रेशर रहता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखो, काम तो आपको हर जगह करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल नेशनलाइज से थोड़ा बेटर है। अगर मैं बात करूँ तो अच्छा है, बट मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली आई एम एंजॉयिंग इट। तो या आपने कहा वर्क लाइफ बैलेंस शिवानी, मतलब कैसे वर्क लाइफ बैलेंस आप जॉब के साथ साथ कर पाते हैं, और कैसे आप, जैसे आपने कहा कि आप बढ़िया एंजॉय भी कर पाते हैं अपने वर्क को, तो इसको जरा आप थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे? सर एक तो आप टाइमली फ्री हो रहे हो, ठीक है, ब्रांच से एटमोस्ट आपको 7 या 8 to 8 PM तक आप इससे ज्यादा आई थिंक नहीं मैं स्टे किया कभी भी ब्रांच में मैंने। वो अलग बात है कि आपकी क्लोजिंग है या कुछ है, बट आप 6 o'clock 7 o'clock मैक्स आप फ्री हो जाते हो ब्रांच से। उसके बाद आपके पास फिर टाइम है अपनी चीजें करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। आपको अपनी हॉबीज को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, तो उसके लिए आपके पास टाइम है। एंड द थिंग इज कि आपकी पोस्टिंग भी लोकल हो रही है। आप, अब मैं हरियाणा में हूँ तो मुझे हरियाणा की पोस्टिंग मिल रही है, पंजाब में हो तो पंजाब की। तो आपको कहीं और, आपको फैमिली से दूर नहीं रहना पड़ रहा है। तो ये चीज अच्छी है यहाँ पे, ये है। और अच्छा, हमने ये भी सुना है शिवानी कि जैसे आरआरबीज में अगर आप काम करते हो तो बड़ा एक रिस्पेक्ट जो है, एक जो वर्ड है वो बहुत रहता है, मतलब वो जो एक गांव वालों का जो एक आपका साथ होता है। मतलब मेरा एक स्टूडेंट है शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था। ही सेड कि सर, गांव के कुछ परिवार ऐसे हैं सर कि जब वो आते हैं, जबकि उनको मालूम है कि इन्हीं का पैसा है, इन्हीं का पैसा निकलने वाला है, इन्हीं की चीज, लेकिन फिर भी सर वो कभी लौकी लेके आ जाएंगे, कभी जो है वो टमाटर गांव के जो उनके खेत में है वो लेके आ जाएंगे, कभी दूध लेके आ जाएंगे कि नहीं सर आप लीजिए, अरे सर आप तो हमारे लिए। तो क्या ये सब रियलिटीज हैं? हाँ सर, रिस्पेक्ट सर वहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये तो बात है, मतलब आप सिटी में कहीं वर्क कर रहे हो तो ठीक है, वो भी रिस्पेक्ट, वहाँ पे भी आपको शायद रिस्पेक्ट मिलती है। बट यहाँ पर तो दे आर लाइक, जो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलता है ना, वो अपने बच्चों की तरह आपको शायद ट्रीट करते हैं। और मतलब कुछ लोग तो, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर सेकंड या थर्ड पर्सन आके बोलता है, आप मेरी बेटी की तरह लगते हो, आप मेरी दोती की तरह लगते हो, आप मेरे इसकी तरह से लगते हो। तो कहीं ना कहीं वो एक फैमिली टाइप बिल्डअप हो जाता है। तो है, वो आपको फैमिली ट्रीटमेंट ही मिलता है वहां पे। अच्छा है सर। मतलब और कुछ लोगों ने तो देवर लाइक कि आप हमारे घर पे, हमें ना एजुकेटेड बच्चे चाहिए हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि अब सबके बच्चे जो है, कोई फॉरेन में रह रहा है, कोई किसी कंट्री में, कनाडा ऑस्ट्रेलिया है। तो दे आर लाइक कि आप हमारे पास रह लो, आप रेंट पे रह लो, आपको रेंट फूड कोई एक्सपेंस पे करने की नीड नहीं है, बस आप हमारे पास रह जाना। तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलता है। शिवानी, आरआरबी पीओ का जो एक पर्टिकुलर वर्क होता है और आरआरबी क्लर्क का जो एक पर्टिकुलर वर्क होता है, एज अ टीचर तो हम उनको बताते ही हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपका जो कि अनुभव हो गया है बैंक में, क्या वर्क होता है आरआरबी पीओ का बेसिकली एक बैंक के अंदर, और एक क्लर्क का जो है वो क्या टास्क होता है? सो क्लरिकल लेवल पे तो अगर मैं वाउचर्स वगैरह की बात करूं तो आपका मेनली इंटरनल वर्क रहता है। क्लरिकल का इंटरनल है, बट एज अ पीओ आपको मल्टीपल चीजें देखनी है, आपको लोनिंग भी देखनी है, आपको रिकवरी भी देखनी है। आपको इंटरनल जो है वो तो आप चीजें देख रहे हो, बेशक वो अकाउंट से रिलेटेड है, वाउचर पोस्टिंग है। तो एज अ पीओ आपको सारी चीजें देखनी है। मतलब एट टाइम्स आप मैनेजर ब्रांच में नहीं है तो आप मैनेज एज अ मैनेजर भी आप लोगों से बात कर रहे हो, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पीओ की, जो कि क्लेरिकल में नहीं होती। क्लेरिकल में इतनी आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आपको चीजें, आपको कस्टमर डीलिंग करनी है, आपको वाउचर एंट्री करनी है, ये चीजें रहती है, आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। बट अदरवाइज नहीं है, मतलब अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है क्लेरिकल लेवल पे। वो आपको पीओ में देखने को मिलेगी, पीओ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक चीज शिवानी हमने और सुनी है कि जैसे मान लीजिए आप मैनेजर के पोस्ट पे हैं, लेट सपोज आप एएम है, ठीक है। अब एएम से मान लो तुम्हारा अगला प्रमोशन मैनेजर का है, मान लो इसका ड्यूरेशन 10 साल है, लेट सपोज कि हाँ 10 साल में आप एएम से मैनेजर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है,
आपने काफी मतलब एक काम किया है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है, तो वो 10 साल से पहले भी आपके प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं, क्या ये सही है? राइट सर। और जैसे बैंक टू बैंक भी मुझे लगता है शायद वेरी करता है कि आप एएम हैं एंड स्टिल आप मैनेजर हो सकते हैं ब्रांच के। लाइक प्रोबेशन पे भी जैसे लास्ट ईयर मेरी पोस्टिंग से पहले की बात है, तो बैंक्स ने जो है डायरेक्टली जो प्रोबेशन पे ऑफिसर्स रिक्रूट हुए थे उनको एज मैनेजर्स स्केल 1 या स्केल 2 की ब्रांचेस के लिए कर दिया था। बट हमारे बैच में ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले ये भी हो रहा था। तो आपको हो सकता है कि आप प्रोबेशन पे हो, आप मैनेजर के पोस्ट वहां पे आप देख रहे हैं। आई थिंक मेरे बैचमेट का बाद में जैसे उन्होंने ज्वाइन तो एज अ ऑफिसर ही किया था, बट बाद में उनकी जो भी पोस्टिंग है कभी वो मैनेजर एज मैनेजर देखते हैं ब्रांच ना। तो हो सकता है कि आप मैनेजर भी प्रोबेशन के ड्यूरिंग प्रोबेशन में आप मैनेजर की पोस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो, परफॉर्मेंस आपकी बेहतर है तो। राइट राइट। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि आपका एक अगर ड्यूरेशन है, लेट सपोज आप एएम से एमजी अगर 5 साल का ड्यूरेशन बैंक ने लेट सपोज तय किया है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस और आपका वर्क बहुत अच्छा है, तो उससे पहले भी आपके ग्रोथ होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। शिवानी, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो एक मतलब कुछ का होता है कि चलो यार अभी टाइम है, 2 घंटे पढ़ लिए, चलो फिर अभी 2 घंटे सो गए, चलो यार फिर 1 घंटे टाइम है, चलो पढ़ लेते हैं। कुछ का तो ये रूटीन होता है, और कुछ जो है वो डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट मेंटेन करके फॉलो करते हैं। आपने कैसे किया, और आपकी एडवाइस क्या है कि बच्चों को किस तरह से अपने डे को जो है वो मेंटेन करना चाहिए, अपनी स्टडी को प्रॉपर फोकस करने के लिए, साथ में दूसरी एक्टिविटीज वो कर पाए? तो एज अ गर्ल मेरे पास और भी चीजें होती थी करने के लिए। इट्स नॉट जस्ट कि आपको बस पढ़ाई करनी है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना होता था, कि बेशक मैं उसमें क्लासेस अटेंड कर रही हूँ या अपने नोट्स से स्टडी कर रही हूँ। तो लाइक अगर मेरे पास 24 आवर्स है तो उसमें से मुझे पता है कि मुझे 6 आवर्स सोना भी है, तो मुझे पता है स्टिल मेरे पास 18 आवर्स रह चुके हैं। तो उसमें से मुझे घर के काम भी करने हैं जो कि करने ही पड़ते हैं। सर आपको ये नहीं है कि आप घर में रह रहे हो तो आपको घर के काम नहीं करना है, तो वो भी आपको करने हैं। तो इन बिटवीन आपको टाइम चुराना होता है पढ़ने के लिए। तो कई बार तो इट वॉज लाइक कि मैं घर का काम कर रही हूँ और साथ में मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो दोनों चीजें साथ में चल रही है। तो आई थिंक मैक्सिमम टाइम आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल तो है ही। आप 6 7 मंथ्स 8 मंथ्स या ईयर अपना आप पूरा साल दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है ना, तो आपको आई थिंक स्टडी में डिवोट कर देना चाहिए। क्योंकि उसके बाद तो जो जो आपका एम है आप अचीव कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ्स या 12 मंथ्स अगर आप अपनी लाइफ के दे रहे हो थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ ही सही, तो ये और फिर आपको बाद में अच्छा ही लगने वाला है कि जो मैंने सोचा था, जो मेरा एम था वो मैंने अचीव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी, फेल्योर एक ऐसा वर्ड है जो कोई सुनना नहीं चाहता। मतलब सबको लगता है कि घर से निकलो तो चौराहे की सिग्नल ग्रीन ही होनी चाहिए, हम्म। चलो सीधो तो ट्रेन बस चल ही देनी चाहिए। मतलब कोई भी दूसरी साइड नहीं देखना चाहता। जबकि रियलिटी ये है कि अगर जनवरी में ठंड है तो मई में खतरनाक गर्मी भी पड़ेगी, ये रियलिटी है। फेल्योर, जाहिर सी बात, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ठीक है, आपका पहली बार में निकल गया, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं। हम्म। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, फिर वो चौथे अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे बड़ा परेशान हो जाते हैं। मतलब अरे उनको मार रोना गाना दुनिया भर को वो जो है पीटना चालू कर देते हैं कि अरे अब तो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हो नहीं पा रहा, हमने इतनी मेहनत की है, हम पूरा दिन रात एक कर दी, उसके बाद नहीं क्लियर हुआ। और कई बच्चे शिवानी गिव अप भी कर देते हैं कि भाई अरे यार हमसे नहीं हो पाएगा अभी। आपके साथ आई होप आपने भी ये सिचुएशन देखी होगी, फेल्योर आपने भी देखे होंगे। कैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा, कैसे आपने खुद को जो है वो लक्ष्य के प्रति समर्पित रखा, और वो बच्चे जो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनको आपका क्या संदेश होगा? तो मेरा भी हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने दिया था तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। तो उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे जो कुछ साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, उनसे बात चलती थी, बात होती थी, तो देवर ऑल्सो लाइक कि हाँ यार देख फर्स्ट टाइम में नहीं होगा। तो जब आप एक बार क्लियर कर लेते हो प्रीलिम्स, आर लाइक कि आपने एक बार क्लियर किया तो आपके शायद साथ में सारे ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं। और वो मेरे साथ हुआ कि स्टार्टिंग में मेरा शायद एक भी प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ था, और जब प्रीलिम्स क्लियर होने स्टार्ट हुए तो सब एग्जाम्स के प्रीलिम्स मेरे क्लियर थे। एंड दैट वाज टाइम फॉर मेंस। तो मेंस मेरा मतलब इसका तो फर्स्ट टाइम में मैंने आरआरबी मैंने उस टाइम फिल नहीं किया था जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम में। तब मैंने जस्ट आईबीपीएस क्लर्क और पीओ और एसबीआई का क्लर्क फिल किया था फर्स्ट टाइम जब किया था। तो कोई भी उस टाइम पे प्री नहीं क्लियर हुआ था।
नेक्स्ट टाइम पे मैंने सभी एग्जाम के लिए किया था, अप्लाई किया था, तो उस टाइम पे फिर मेरे प्री सारे क्लियर थे। बट मेंस का टाइम था, मेंस में मेरे एसबीआई क्लर्क का जो मेंस था वो मेरा लाइक कुछ नंबर से रह गया था, जो मेरा वेटिंग लिस्ट में फिर बाद में क्लियर हो गया था। और आईबीपीएस पीओ का मेरा मेंस नहीं हुआ था। और इसका मेरा फिर आरआरबी का क्लर्क का और पीओ का दोनों का मेंस मेरे क्लियर थे। तो फर्स्ट टाइम में नहीं होते, बट आप थोड़ा डिसअपॉइंट भी होते हो कि आपने थोड़ा इतना हार्डवर्क किया और नहीं हुआ। बट आपको थोड़ा समझदारी से उस टाइम पे काम लेना चाहिए कि, और कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि कहाँ आपके अंदर कमी है या कुछ मार्क्स से रह गया है, मतलब कहाँ आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम थी, स्पीड में है, अब तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप इतनी जल्दी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। बट हाँ, ये भी केस है कि 2-3 बार में भी नहीं हो रहा, शायद मेरा एक ही बार ऐसा रहा, उसके बाद में नेक्स्ट में क्लियर हो गया, तो मैं शायद लोगों को गाइड कर रही हूँ कि हाँ, आपको डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। बट जिनके साथ इससे बार बार हो रहा है तो उनके लिए थोड़ा टफ है, आई नो। बट अगर आपका है एम ही यही है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। थोड़ा जो आपके वीक एरियाज है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और सपोर्ट के लिए अगेन आपके फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, टीचर्स आपके साथ होते हैं। मेरी आपसे भी शायद से बात हुई है एक आध बार, तो होता है सर। आपको फिर अगर आपका एम है एंड यू हैव टू अचीव इट, तो हैव टू वर्क फॉर इट। आप उसमें वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके लग जाओ उस पे बस। जो भी है 6 महीने 1 साल भूल जाओ, और कुछ करना ही करना है। मुझे एक चीज तो दिख रही है कि ये इंटरव्यू जब हम पब्लिश करेंगे और जब शिवानी की बात बच्चों तक पहुंचेगी तो बच्चे मेरे पास डिमांड करने वाले हैं कि सर शिवानी का इंटरव्यू जो है वो टाइम टाइम पे। तो मैं उनको आगे से अभी बता देता हूं मैं कि मैं उन सारे बच्चों का जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, जो भी बैंक में पोस्टेड हैं, इन सभी से मैं हमेशा महीने 2 महीने में 10-10 मिनट का ऐसे टाइम ले लिया करूंगा और इन लोगों के एक्सपीरियंस आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, ताकि इन लोगों के अनुभव जो आज जिंदगी में इन्होंने अचीव कर लिया है वो आप सीखें, समझें, मोटिवेट हों और अपनी स्टडी में आप कंसिस्टेंट रहें। शिवानी, आज जब हम एक बैंक में बैठे हुए हैं, 2 साल का अनुभव भी हमारे पास हो गया है, हैंडसम सैलरी भी आ रही है और अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, आज जब हम अपने पास्ट को देखते हैं, अपने स्टूडेंट दौर को देखते हैं, तो क्या लगता है कि वो दौर अच्छा हुआ कि हमने दिन रात एक करके हार्डवर्क कर लिया, अच्छा हुआ कि हमने दुनिया को भूल के जो है वो उस टाइम पे डेडिकेशन दिखा के बैंक निकाल लिया? क्योंकि शायद उस टाइम की मेहनत आज मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा सुकून दिया हुआ है। क्या कहेंगे? डेफिनेटली सर, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं होना चाहिए कि वो अच्छा फेज नहीं था, वो बहुत अच्छा फेज था। क्योंकि जहां मैं आज हूँ वो उसी की वजह से हूँ। तो अच्छा फेज था। और लाइक एक पावर फील होती है आपको जब आप इंडिपेंडेंट होते हो और चीजें आपके फेवर में चल रही होती है, आप इंडिपेंडेंट फील करते हो। यस, सैलरी आपको मिल रही होती है, आपका अकाउंट बैलेंस आपको दिखता है, यस अच्छा फील होता है। तो फिर आपको लगता है कि यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम, कि आपने उस टाइम पे मेहनत की, आपने थोड़ा बहुत टाइम दे दिया, तो आज आप अचीव कर पाए। अदरवाइज शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर मैं इधर उधर होती, मेरा एक माइंडसेट नहीं होता, या शायद मैं बायजूस में या आपसे नहीं मिली होती, सबसे नहीं मिली होती, शायद ये पॉसिबल ही नहीं होता सब कुछ। कितना चेंजेस शिवानी अब हम देख पाते हैं। जैसे एक नॉर्मल परसेप्शन मैं आपको बताता हूँ कि जब हम स्टूडेंट होते हैं और फिर जब सडन हम एक ऐसी जॉब में पहुंच जाते हैं जो हमारा सपना होता है, फिर हम उस जॉब में पहुंच के काम करने लगते हैं, उस काम करने में मजा आने लगता है। फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि 30, 31 या 1 तारीख को सैलरी भी गिरती है। क्या वो सैलरी हमें डिसिप्लिन बना देती है? क्या वो सैलरी हमें रिस्पॉन्सिबल बना देती है? क्या वो सैलरी हमें जिम्मेदार बना देती है, जिंदगी को और बेटर तरीके से देखने का, फैमिली को बैलेंस करने का, एक सेविंग करने का, खुद के भविष्य को संवारने का? क्या ये हम जो है वो नए सिचुएशन में पहुंच के क्या इन फेस को हम लर्न करते हैं, इससे हम ग्रो करते हैं और अपने आप को और बेटर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं? हाँ जी सर, जब उस टाइम पे मतलब आपके पास नहीं था, आपका कोई पर्सनल सोर्स नहीं था, आप पेरेंट्स से पैसे लेके खर्चा कर रहे हो, और अब जब आपके पास खुद के पैसे होते हैं, जब आप खर्चा करते हो तो बहुत डिफरेंस होता है। फिर आप प्लान करके स्पेंड करते हो। उस टाइम नहीं पता होता है आपको, पैसों की वैल्यू शायद नहीं होती उस टाइम पे, कि आप 1000 रुपए 500 रुपए आप ड्रेसेस खरीद रहे हो, कुछ भी जो भी आप जहाँ पे भी आप स्पेंड कर रहे हो आपको नहीं पता होता। अब जब आप अपने आप से स्पेंड कर रहे हो कहीं पे भी, तो यू प्लान फॉर इट, और आप सेविंग के लिए भी सोचते हो कि हाँ, इतना परसेंट हैव टू सेव, इतना परसेंट हैव टू स्पेंड, इतना मेरा खर्चा हो जाता है, इतना मेरा ट्रैवल पे स्पेंड हो जाता है। तो हाँ, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही आ जाती है, आप खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, और शायद रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने जितना अर्न किया आप उतना स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा आपको सेव भी करना चाहिए फ्यूचर के लिए या जैसे भी है, क्योंकि एग्जिजेंसीज कभी भी हो सकती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो डिसिप्लिन तो जरूरी है ही लाइफ में। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही सही आंसर आई थिंक शिवानी ने दिया है कि
जब हम नए फेज में पहुंचते हैं, और जैसे कहा ना कि लक्ष्मी जी जब आशीर्वाद बरसाना स्टार्ट करती हैं तो हमें हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी में हमें ग्रोथ बहुत देती हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं कहूँ कि मेंटल पीस। सबसे पहले तो मैं मेंटल पीस बोलूंगा, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहे हैं तो वो मेंटल पीस के बराबर हो जाता है। और वर्क लाइफ बैलेंस तभी आप कर पा रहे हैं अगर आप, जैसे शिवानी ने कहा कि अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 से 2 रुपए ही खर्चा करें। वो 8 रुपए अगर आपकी सेविंग है तो वो आपको मेंटल पीस बहुत देता है। शिवानी, इस समय बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे होंगे यूट्यूब पे। एक वो मंत्रा शिवानी का जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी जो है वो सुपर फास्ट स्ट्रेटेजी शिवानी ने अपनाई, जिसके दम पे जो है उनका बैंक एग्जाम क्लियर हो गया कि हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना है, ये तरीका अपना लो, तुम्हारा भी जो है वो आरआरबी पीओ या बैंक एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक मंत्रा तो नहीं होता, बट अगर मैं वैसे वर्ड्स में सम अप करूं तो यस, कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, आपको लगे रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम अगर आप डेडिकेशन के साथ दोगे ना तो यू कैन डू इट। और हर कोई कर सकता है, सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है और एक टीचर के पीछे पड़ जाना है। तो मेरे साथ तो ये था कि हाँ, अगर मुझे अर्पित सर की क्लासेस लगानी है तो लगानी है, मुझे यशी मैम की क्लास लगानी है तो लगानी है। बेशक मैं शायद मैं ऑनलाइन जब जब आपका लाइव सेशन चल रहा है मैं तब नहीं लगा पाती थी, बट मुझे था कि मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। बेशक मैं उसको रात को 2 बजे बैठ के लगा रही हूँ, पर मुझे अटेंड करनी है। तो वो एक आपके अंदर एक जुनून होता है ना कि उस टाइम पे था, कर लिया। अब शायद मैं वापस से सोचती हूँ कि हाँ मैं वापस से वही शिवानी बन जाऊँ, शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट वो फेज ही अलग था। उस टाइम पे इट वॉज लाइक कि करना ही करना है। वो लग रहा था कि नीड है, अगर नहीं किया, अभी नहीं किया तो कभी हो नहीं पाएगा। और शायद अब हो भी नहीं पा रहा सर, सीरियसली स्पीकिंग। अब आप एक बार जब वर्किंग हो जाते हो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि वापस से वही सिनारियो, वही माइंडसेट लेके आना ना थोड़ा टफ हो जाता है। नहीं, वाकई आज हमने शिवानी से वो सारे सवाल किए जो एक स्टूडेंट की हमेशा मेरे पास क्वेरी आती है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शिवानी पिछले 2 साल से आरआरबी पीओ में पोस्टेड है। आई थिंक अम्बाला में है शिवानी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और अब जो है इनका टैगलाइन पीओ का हटने वाला है। अब ये जल्दी ही एएम की पोस्ट में पहुंच जाएंगे। ओरिजिनल में एएम ही होता है ना? आप सभी जानते ही हैं कि वो पोस्ट ओरिजिनल में एएम ही होती है, लेकिन हाँ एक प्रोविजन के तौर पे आपको 2 साल दिया, वो आपका ड्यूरेशन जो है वो तय होता है, बट एक जो है वो 2 साल का टाइम रहता है। तो सबसे पहले शिवानी, आपको असिस्टेंट मैनेजर जब बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। और मुझे उम्मीद है कि जिस ग्रोथ के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ तुमने तैयारी करी थी, उसी डेडिकेशन के साथ तुम बैंक में भी एक अपना बेस्ट कर रही होगी और कर पाओगी, और भविष्य में भी बैंक के अंदर अच्छी ग्रोथ लेके अपने माता पिता, अपने टीचर्स का नाम जरूर रोशन करोगे। डेफिनेटली सर, आपके आशीर्वाद के साथ। नहीं नहीं, वाकई एज अ टीचर हमें बहुत खुशी होती है ना? इस समय मैंने जो ये नया इनिशिएट किया है, बहुत सारे बच्चों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ और सारे ही बच्चे अलग अलग बैंक में जो है वो पोस्टेड हैं, और बड़ी खुशी होती है मुझे कि वो बैंक को रिप्रेजेंट जब कर रहे होते हैं तो उनके नाम से बैंक गौरवान्वित होता है। तो एज अ टीचर हमें खुशी होती है कि जो एक ठीक ठीक जो है वो संस्कार देने की जो हमने कोशिश करी है उसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं, है ना? जो हमारा एक अनुभव था वो आप लोगों तक पहुंचता है। तो जब आप लोग इस तरह से अलग अलग बैंक को रिप्रेजेंट करते हो तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, जितना पेरेंट्स को खुशी होती है उतना हमें भी खुशी होती है शिवानी। सो वंस अगेन शिवानी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी शिवानी गर्ग, जिनके साथ हमने इंटरव्यू किया। आरआरबी पीयू में ये पोस्टेड हैं और हमने बहुत कुछ सीखा इनसे, है ना? और मैं आपसे यही कहूंगा कि बस इनकी स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करिए, है ना? जिस दौर में भी आप तैयारी कर रहे हैं, बस रुकना नहीं है। ये चीज तो मैं भी हमेशा कहता हूँ, रुकना नहीं है, लगे रहना है। और जब हम चलते रहते हैं ना तो आप यकीन मानिए आप मंजिल पहुंच जाते हैं। आप रुक जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट लड़खड़ाते हुए चलोगे तब भी पहुंच जाओगे, लेकिन चलते रहना है बस। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और शिवानी के साथ होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी को सीख रहे होंगे और मोटिवेट होने की कोशिश करेंगे कैसे लाइफ में बड़े सपने अचीव किए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।